हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। एंड फ्री बॉडी डायग्राम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। जब हम आगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की क्वेश्चन करेंगे, दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। सो बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स की। तो एक बार अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखें, उसके पहले अपने को मालूम होना चाहिए व्हाट आर द काइंड ऑफ फोर्सेज। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल इन नेचर। तो इसमें फर्स्ट अपने पास आता है, सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्सेज जिनको अपन जनरली फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। सो पहला अपने पास टाइप ऑफ फोर्स आता है विच इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, अभी नॉर्मल का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? सो नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल फोर्स। व्हाई द नेम नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। वी कैन राइट दिस पॉइंट दैट दिस force is always perpendicular to the surface. Okay, so let us say n लगता कब है फोर्स, that is also very important. So normal force होता है बेसिकली कोई भी दो सर्फेसेज है, इफ देयर आर एनी टू सर्फेसेज व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट, तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो मान लो जैसे ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये ब्लॉक है मास m का, एंड दिस इज सरफेस 2, लेट अस से दैट दिस इज ग्राउंड। सरफेस 2, दिस इज ग्राउंड, दिस इज सरफेस 1। सरफेस 1 क्या है? इसमें जो ये मास m का जो बेस वाला रीजन है ना, जो एकदम नीचे वाला रीजन होगा जो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, दैट इज सरफेस 1। ओके, सो लेट अस से दैट वी आर गिवन कि एक ब्लॉक है मास m का और उसको अपन ने सरफेस 2 के ऊपर रखा है। ओके, सो इसके ऊपर रखा है, दैट मीन्स इसका जो बॉटम सरफेस है सरफेस 1 एंड सरफेस 2 जो ग्राउंड है, दे आर इन कॉन्टैक्ट। इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट, व्हाट वी नो कि अगर कोई भी दो बॉडीज दुनिया में कॉन्टैक्ट में है, देन उनके बीच में एक फोर्स होगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स। ओके, सो नॉर्मल फोर्स के बारे में दो चीज अपने को मालूम है अभी तक। एक तो ये मालूम है कि कोई भी दो सरफेस होगी उसके बीच में लगेगा। सेकंड चीज, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अभी जो मास m है, इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर भी लग सकता है सरफेस 2 के कारण, और इस पे नॉर्मल फोर्स नीचे भी लग सकता है, राइट। और ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, वो कैसे देखेंगे? वो अपन देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी से, दैट इज दैट नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। दूर भगाता है, ऐसा पास में नहीं लाएगा अपने। तो ये सरफेस 2 है, तो सरफेस 2 m को दूर भगाना चाहेगी। ओके, सो दैट इज कि नॉर्मल फोर्स हमेशा पुशिंग फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। ओके, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। तो नाउ अब क्लियर है ये। तो अब ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मास m पे, तो ये m वाली जो सरफेस है सरफेस 1 है, तो सरफेस 2 सरफेस 1, तो सरफेस 2, तो पहली बात तो ये भी मालूम होना चाहिए अपने को नॉर्मल फोर्स दोनों लगेंगे कि सरफेस 2 भी सरफेस 1 पे नॉर्मल लगा रहा है और सरफेस 1 सरफेस 2 पे नॉर्मल लगा रहा है, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है। ओके, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते होंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर सरफेस 2 सरफेस 1 पे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस 1 सरफेस 2 पे नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, सरफेस 2 सरफेस 1 को दूर भगाना चाहेगा, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा m पे, और सरफेस 1 जो है वो सरफेस 2 को नीचे की तरफ भगाना चाहेगा, नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लगा। ठीक है, तो डायरेक्शन में इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट रिमेंबर दीस 3 पॉइंट्स कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। नॉर्मल फोर्स ये होता है कि एनी तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन एनी टू सर्फेसेस। कोई भी दो सर्फेस है, अगर वो कॉन्टैक्ट में है तो उनके बीच में एक फोर्स होगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स। सेकंड चीज इज कि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। एंड लास्ट चीज अपने ध्यान में रखनी है दैट नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। ठीक है, लेट्स से कि मैंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया, लेट्स से मैंने ऐसे ले लिया इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे मैंने रखा मास m। अब इंक्लाइन प्लेन पे मैंने एक मास रखा m, तो इस पे भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा जल्दी से बताओ? सरफेस क्या है? ये रही सरफेस 1, ये रही सरफेस 2। सरफेस 1 सरफेस 2 इसकी परपेंडिकुलर बना दो नॉर्मल फोर्स। तो मास m जो है इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और इस डायरेक्शन में, सबसे दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये बात तो क्लियर है अपने को, नॉर्मल फोर्स लगेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इन कॉन्टैक्ट। 90 डिग्री पे क्यों होगा? बिकॉज प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। और ऊपर की तरफ क्यों लगा? बिकॉज जो ये सरफेस है ये m को दूर भगाना चाहेगी। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स इसको बाहर लगाता है। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फोर्स की, दैट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, अभी टेंशन फोर्स का होता है, टेंशन फोर्स जनरली होता है रोप्स के अंदर, जनरली रोप्स के अंदर, या फिर रोप्स के अंदर होता है, या फिर थ्रेड्स के अंदर होता है। ठीक है, जनरली इनके अंदर अपने पास होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कब होता है? रोप के अंदर। रोप के अंदर हमेशा नहीं होता,
जब भी मैं टेंशन फोर्स बोल रहा हूँ, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि एक रोप के अंदर टेंशन है या फिर थ्रेड के अंदर टेंशन है, आई एम मेकिंग एन असम्पशन दैट थ्रेड या फिर रोप इज टाइट. ओके, आई कैन राइट कि रोप इज टाइट. ओनली देन टेंशन विल एग्जिस्ट. ठीक है, सो रोप शुड बी टाइट, ओनली देन टेंशन फोर्स विल एग्जिस्ट. अब टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स होता है, इसकी पहले तो अपने कोई प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है. टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अ, जैसे नॉर्मल फोर्स में क्या था, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स. टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स. क्या मतलब है उसका? ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कि मैंने, सबसे पहले तो अपन थ्रेड बनाते हैं. मान लो ये ब्लॉक है मास एम का, इस पे मैंने एक थ्रेड बांध दिया और यहाँ पे एक आदमी है, उसको कोई फोर्स एफ से खींच रहा है. ठीक है, एक आदमी है, उसको कोई फोर्स एफ से खींच रहा है. तो जब मैं इस रीजन की बात करूंगा, जब मैं इस रीजन की बात करूँ, लेट अस से कि रोप के अंदर टेंशन टी है, तो रोप के अंदर अगर टेंशन टी है तो मास एम पे वो फोर्स लगेगा कहाँ पर? तो मास एम को ये टेंशन क्या करना चाहेगा? यहाँ पे क्या लिखा है? पुलिंग फोर्स, पुल करना चाहेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा. सो दैट्स वाई टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो टेंशन के डायरेक्शन में आपने को ये बात ध्यान रखनी है, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स. लेट अस से कि ऐसा कुछ सिचुएशन है कि लेट्स से दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, irrespective कि m1 बड़ा है या m2 बड़ा है, what will be the direction of tension? So we know कि there is a tension in rope. Let us say that it is given that rope is tight. Rope is tight means there is some tension in the force. Okay, there is some tension in the rope. अभी इसमें कोई टेंशन है. अब टेंशन यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगी? टेंशन इस डायरेक्शन में होगी. टेंशन ऊपर की तरफ होगी. ऊपर की तरफ क्यों होगी? बिकॉज टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स. टेंशन यहाँ पे कभी ऊपर की तरफ होगी. टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स. ठीक है, और एक रोप के अंदर टेंशन कांस्टेंट होती है. ठीक है, फॉर वन रोप टेंशन विल बी कांस्टेंट. कब तक कांस्टेंट होगी? जब तक उसका मास नहीं है. टिल द टाइम उसका मास नहीं है. ठीक है, टिल द टाइम उसका मास नहीं. इस पर और डिस्कशन करेंगे अपन, बट अभी के लिए यू कैन रिमेंबर कि फॉर वन रोप टेंशन विल बी कांस्टेंट टिल द टाइम रोप इज मासलेस. एक और चीज, रोप इज मासलेस एंड पुले इज ऑल्सो मासलेस. अपन आरबीडी जब पढ़ेंगे तो आरबीडी के अंदर ये बातें आती है. आरबीडी के अंदर यू विल सी, अगर इसका कुछ मास मैं कंसीडर करूंगा, अगर मैं इसका कुछ मास कंसीडर करूंगा, कुछ रेडियस कंसीडर करूंगा पुले का, सो यू विल सी कि T1 एंड T2 अलग हो जाता है. क्यों होता है इसकी बातें अपन करेंगे, बट अभी अपन जनरल नॉर्मल केस करेंगे जिनके अंदर टेंशन एक रोप के अंदर कांस्टेंट रहेगा. ओके, सो अभी अपन ने दो फोर्सेस की बात करी, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स. अभी तीसरा फोर्स आता है जो कि काफी कॉमन है, काफी इजी है, विच इज वेट. कोई भी बॉडी होगा उसका वेट तो होगा ही. ठीक है ना, वेट क्या होता है? mg. तो जैसे कोई भी मास है, मान लो मास m है, तो मास m पे कोई नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज mg. तो मास m पे कोई नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज mg. ये तो उसका वेट है. ठीक है, तो इसी फोर्स का हम बोलते हैं वेट फोर्स. नीचे की तरफ क्यों लग रहा है? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है. तो अगर इस मास m को लेट से मैं को इंक्लाइन प्लेन पे भी रख दूं, मास m को मैं को इंक्लाइन प्लेन पे भी रख दूं, तो भी mg तो नीचे लगेगा. ठीक है, बिकॉज इस mg को फर्क नहीं पड़ता, mg को फर्क नहीं पड़ता तुम इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख रहे हो किस पे रख रहे हो, बिकॉज सरफेस के इंडिपेंडेंट है. ये डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेचर में जो g है, तो g नीचे की तरफ है तो mg भी नीचे की तरफ होगा. दिस इज वेट फोर्स. फिर अपने पास एक और फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या प्रॉपर्टीज होती है? स्प्रिंग फोर्स की बातें, जैसे मान लो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में अपन एक चीज डिफाइन करते हैं विच इज स्प्रिंग कांस्टेंट, समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. तो मान लो स्प्रिंग है, यहाँ पे एक आदमी इसको फोर्स एफ लगा के खींच रहा है. ठीक है, स्प्रिंग है, एक आदमी यहाँ पे फोर्स एफ से खींच रहा है. अभी फोर्स एफ से खींचेगा तो क्या होगा? स्प्रिंग की लेंथ बड़ी हो जाएगी. तो लेट से कि स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ थी x0 और वो आदमी खींच रहा था, इसलिए स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो गई x0 प्लस x1. x1 इज द इंक्रीज इन लेंथ. और लेट से कोई पॉइंट आ गया जब इक्विलिब्रियम हो गया. ठीक है ना, आपने कभी देखा होगा स्प्रिंग पे अगर आप कुछ पर्टिकुलर फोर्स लगाओगे तो ऐसा नहीं कि स्प्रिंग खींचती जाएगी, आफ्टर सम पॉइंट, आफ्टर सम एक्सटेंशन स्प्रिंग रुक जाएगी. ठीक है, तो मान लो ये x0 प्लस x1 हो गया. तो ऐसा देखा गया कि स्प्रिंग को जब आप खींचते हो तो उसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस प्रोड्यूस होता है, एंड दैट इंटरनल फोर्सेस एफ इंटरनल, इस वाले फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्प्रिंग के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस उसकी बात कर रहा हूं. एफ इंटरनल इज प्रोपोर्शनल टू x1. x1 इज एक्सटेंशन. ठीक है, ऐसा देखा गया कि जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा एफ इंटरनल लगेगा. ठीक है, एफ इंटरनल की डायरेक्शन क्या होगी उसकी बातें अपन करते हैं. पर ये बात आप ध्यान रखो कि अगर या तो आप स्प्रिंग को खींचो या फिर आप स्प्रिंग को दबाओ, कुछ भी करो, अगर आपने उसके नेचुरल लेंथ के साथ छेड़छाड़ करी तो क्या होगा? उसके अंदर एक इंटरनल फोर्सेज आएंगे, एंड इंटरनल फोर्स आएंगे वो एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होंगे. देन experimentally it was proved that F internal was actually equal to some constant time x1.
एंड दिस कांस्टेंट इज व्हाट वी कॉल स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज kx1। अभी मान लो कि आपने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, मान लो स्प्रिंग को अपन खींचा, ठीक है। सो लेट्स से स्प्रिंग है, इसको मैंने खींचा, तो स्प्रिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग अपने नेचुरल शेप में आने की कोशिश करेगी। तो स्प्रिंग को अगर आप खींच रहे हो, स्प्रिंग को अगर आपने खींचा तो क्या होगा, इसमें कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, और अगर आपने इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया तो क्या होगा, स्प्रिंग kx0 का जो फोर्स अपन इंटरनल फोर्स डायरेक्ट किया ना, देखिए इंटरनल फोर्स होता है, वो इंटरनल फोर्स इसमें अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। अगर kx1 इसमें एक्सटेंशन है, अगर x1 इसमें एक्सटेंशन है, तो kx1 का फोर्स अंदर की तरफ लगेगा अगर आपने इसको खींचा है तो, इन द केस ऑफ एक्सटेंशन। और मान लो आपने कंप्रेशन किया कि आपने कुछ इस तरह का फोर्स लगा दिया इस पे, और फोर्स लगा के आप दबा रहे हो, तो स्प्रिंग क्या करेगा, kx1 का ही फोर्स लगाएगा, प्रोवाइडेड कि जो तुम्हारा कंप्रेशन है वो x1 ही है, और इसमें kx1 का फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, क्यों, बिकॉज स्प्रिंग इज ट्राइंग टू कम टू इट्स नेचुरल लेंथ। ओके, सो स्प्रिंग के लिए वी कैन राइट कि स्प्रिंग विल ऑलवेज ट्राई टू कम टू इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग विल ऑलवेज ट्राई टू कम टू इट्स नेचुरल लेंथ। ओके, सो दीज आर द मेजर काइंड ऑफ फोर्सेस जो हमारे काम आएंगे एफबीडी बनाने में। ओके, तो इसके बाद इन सारे फोर्सेस को यूज करके एफबीडी कैसे बनाते हैं वो अपन इसके पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट्स है आपको नीचे कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।